बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेशंस जो चैप्टर है इसमें हमने डिफरेंट तरह की वाइब्रेटरी डायनामिक्स को स्टडी करना है। तो उसी सिलसिले में डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं जब हम ऑसिलेशंस को स्टडी करते हैं। तो हम हर टर्म का क्या मीनिंग होता है उधर से स्टार्ट करेंगे, समझते हैं उनको। तो फर्स्ट टर्म जो मोस्टली यूज़ होती है वाइब्रेटरी मोशन में या ऑसिलेशन में, उसे हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन क्या होती है? व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट रिपीटेड मूवमेंट्स अबाउट अ मीन पोजीशन इट इज़ सेड टू बी अ हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब अगर एक पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, तो उसे हम कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के इर्द गिर्द अगर एक पार्टिकल अपनी रिपीटेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशन कर रहा है और उसकी मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दूसरा है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में एक ख़ास पॉइंट के गिर्द एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद अगर मोशन रिपीट हो रही है, लाइक यहाँ पे 2 सेकंड के बाद, मतलब देखो ये पॉइंट है ना, यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट लिया, यहाँ पे गई और वापस इसी पॉइंट पे दोबारा आ गई 2 सेकंड में। तो हम और फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट लिया, वापस आई, फिर गई और अगेन वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गई। तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जो होती है ना हार्मोनिक मोशन, वो जस्ट वाइब्रेशन अबाउट अ पॉइंट है। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में टाइम इन्वॉल्व हो जाता है कि इतने टाइम इंटरवल के बाद जो है बॉडी ने अपनी मोशन को रिपीट किया। ठीक है, ठीक है। तो फिर है हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन, समझ आ गई। और ऑसिलेशन, हार्मोनिक मोशन को ऑसिलेशन ही कहते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से याद रखें कि to and fro motion of a body about mean position at regular intervals of time। ठीक है, ये वाली आपने याद रखनी है, ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, एट रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा जी, फिर इसकी एग्जांपल क्या है इसकी कि अ बॉब ऑफ पेंडुलम व्हेन प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज इट स्टार्ट वाइब्रेट। अब आपको समझा रहा है ऑसिलेटरी मोशन किस तरह की होती है। अगर एक बॉब ऑफ पेंडुलम है और अगर आप उसे क्या कर दो, उसे अपनी रेस्ट पोजीशन, ये है ना, ये है सेंटर, तो यहाँ से अगर आप इसको डिस्प्लेस कर दो तो ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पे इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अ स्टील रूलर क्लैम्प्ड एट वन एंड ऑफ टू अ बेंच ऑसिलेट व्हेन इट डिस्प्लेड साइडवेज। ठीक है, अ स्टील रूलर, एक रूलर है, मतलब इस तरह से ना, इसकी यहाँ पे ये देखो आपके पास ये रूलर है और अगर आप इसको यहाँ से बेंड कर दो और देन छोड़ दो तो वो यहाँ पे इर्द गिर्द जो है उसकी जो अपर पार्ट है वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। स्टील बॉल रोलिंग इन कर्व डिश ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अगर एक स्टील बॉल है, लाइक दिस इज एक क्या है, एक कर्व डिश है और इसमें अगर एक स्टील बॉल है, तो अगर आप इसको छोड़ दो यहाँ से यहाँ, तो ये दिस इज़ द मीन पोजीशन। तो इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मोशन परफॉर्म करता है और एंड में आके रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ स्विंग, अगर आप स्विंग ले लें तो उसकी जो बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि वाइब्रेशन जो है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इज अ पीरियोडिक मोशन एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। वाइब्रेशन एक पीरियोडिक मोशन है। एनीथिंग हैज मास एंड इलास्टिसिटी कैन वाइब्रेट एंड रिजिड बॉडी कैन नॉट वाइब्रेट। मतलब जिनमें इलास्टिसिटी होती है, जिनमें थोड़ी सी लचक होती है, वो वाइब्रेट कर सकती हैं, लेकिन जो रिजिड बॉडीज होती हैं वो वाइब्रेट नहीं करती। लाइक जो सख्त लाइक टेबल हो गया, उसमें तो कोई लचक नहीं होती, तो वो तो नहीं कर सकता ना वाइब्रेशन। तो ऑसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ऑसिलेशन जो है
उसे हम कहते हैं, देखो ऑसिलेशन जस्ट ऐसे है ना, अगर मैं आपको समझाऊं तो ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, मतलब अगर एक पेंडुलम के साथ बॉब लटकी हुई है और आप डिस्प्लेस कर देते हो, यहाँ पे लेकर आ जाते हो, तो ये अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है। तो ये बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉब मूव करती है, तो हम कहते हैं ये जो है ये ऑसिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप के पास जैसे और वाइब्रेशन क्या होगी, जैसे जो एक होती है ना बटरफ्लाई के जो होते हैं विंग्स, उसकी जो मूवमेंट होती है उसे हम वाइब्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो वही बात फुट वाली की, फुट जो स्टील का फुट होता है उसको अगर आप उसका अपर पोर्शन ऐसे पकड़ के बेंड करो तो वो क्या करता है, उसका अपर पोर्शन भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो उसकी वो वाइब्रेशन होती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ठीक है। फिर है टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में हम डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन वही है टू एंड फ्रो मोशन, दोनों अगर हम डिफाइन करें ना कि वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन में, तो डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं, ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड वाइब्रेशन भी हम ऐसे ही कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन फिजिकली उनमें फ़र्क होता है। लाइक अब एक स्विंग की जो मोशन होती है वो होती है ऑसिलेशन, एक बॉब ऑफ द पेंडुलम की जो मोशन होती है वो होती है ऑसिलेशन। लेकिन अगर एक फुट को आप बेंड कर दो या उसमें जो एक होती है और एक होती है वाइब्रेशन, लाइक अगर एक ड्रम है ना, ड्रम के ऊपर आप जो ढोल वाला ड्रम होता है उसके अगर आप सरफेस पे ज़ोर से एक स्टिक मारें तो वो जो ड्रम की जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, मीन पोजीशन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर दूसरा है वाइब्रेशन, तो एक होती है वाइब्रेटरी मोशन के टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। फिर है वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, यही समझ लें आप कि वो मीन पोजीशन ये है उसकी और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वो क्या किया उसने, मोशन ऑफ अ बॉब पेंडुलम फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए इज़ वन वाइब्रेशन, कि बॉब ऑफ द पेंडुलम ए टू बी गई एंड देन बी टू ए वापस आ गई, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। फर्स्ट ए टू बी एंड देन बी टू ए वापस आई, उसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। फिर है जी टाइम पीरियड, तो द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड। वन वाइब्रेशन को पता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, और वन कंप्लीट राउंड ट्रिप लेने में कितना टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ये है कि कितनी वाइब्रेशन पर सेकंड में कंप्लीट होती हैं, अगर तो लाइक अगर 2 वाइब्रेशन पर सेकंड में कंप्लीट हो तो हम कहते हैं 2 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, या 2 साइकिल्स पर सेकंड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के ना 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज किस चीज़ के इक्वल होता है, साइकिल पर सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। आप हर्ट्ज लिखो, आप साइकिल पर सेकंड लिखो, एक ही बात है। अगर उसने 2 वाइब्रेशन पर सेकंड में कंप्लीट की हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है या 2 साइकिल्स पर सेकंड है, ठीक है। तो ये होता है। फिर है पीरियोडिक मोशन, तो मोशन विच इज़ रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, या वो ले लो, या आप एक स्विंग एक पेंडुलम की सिंपल एग्जांपल ले लें, स्विंग की एग्जांपल ले लें। अच्छा, फिर है डिस्प्लेसमेंट एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और ऑसिलेटरी मोशन में हम टर्म यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और देखो ये यहाँ पे है ना, ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से किसी भी टाइम पे आप अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो, लाइक इस टाइम देखना चाहते हो कि कितना है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा यहाँ से मीन पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
और एक होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है ये अगर मीन पोजीशन है तो बी पॉइंट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए पॉइंट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और अगर आप ओ टू, ये इसको अगर मैं ओ कह लूँ, ओ टू बी तक किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप मीन पोजीशन से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको हम सिंपल एक्स से शो करते हैं, और जो एम्पलीट्यूड वाला डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एक्स नॉट से शो करते हैं। फिर है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अगेन, ये तो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो लीनियर फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालो तो ओमेगा डिवाइड बाई 2π इज इक्वल टू f आ जाता है, ठीक है। where omega is the angular velocity and omega is equal to theta by t, and theta की क्या चूँकि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है तो थीटा 2π के इक्वल हो जाएगा और स्मॉल t कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा। 2π डिवाइड बाई 1/t और 1/t को उसने f लिखा है। सो ये एक बेसिकली प्रूफ है कि ओमेगा जो है वो 2πf के इक्वल होता है, ठीक है। फिर है अगला टॉपिक कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर, ये वाइब्रेटरी मोशन है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम कहते हैं कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने, ठीक है। कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू, एक तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली भी। उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं किस तरह से एक बॉडी है जिसका मास m है और वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ अटैच है जिसका k स्प्रिंग कांस्टेंट है ऑन अ स्मूथ टेबल, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। इससे पहले ये रेस्ट पोजीशन पे पड़ी हुई है, एट x इज इक्वल टू 0 इज इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। फिर क्या करते हो आप इसको यहाँ से पकड़ के खींचते हो। जब खींचते हो तो इस स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे ना ये यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो चुकी है। तो वो जो ये जो एफ शो की है एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि स्ट्रिंग को जब हम बाहर से फोर्स को रिमूव करेंगे ना, यहाँ से जब फोर्स को रिमूव करेंगे तो बिकॉज द रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपने ये जो फोर्स लगाई है ना, यहाँ पे जो फोर्स लगाई उसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो एक्स पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और फिर जब आप इस फोर्स को रिमूव करोगे तो ये स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से अंदर की तरफ भी जाएगा, मतलब कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगा। एक तरफ भी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरी तरफ भी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। समझ आ रही है इस बात की? अच्छा जी, अब कह रहे हैं यहाँ पे ये जो मैं कह रही हूँ कि ज़ाहिर बात है आपने फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाई है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। जब आप छोड़ोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स ये वाली ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि एफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू रीस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है। ये हुक्स लॉ है हमारे पास। तो यहाँ पे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पुट कर दो के एक्स और रीस्टोरिंग फोर्स को एफ माइनस रीस्टोरिंग, हम इसको आप एम ए लिख दें, ठीक है, माइनस एम ए। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ए के साथ एम है तो एम को के एक्स से डिवाइड कर दें और माइनस ऐसे। अब देखो के भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जो है वो सिंपली एक कांस्टेंट कह देते हैं, के और एम को हम कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। तो हम ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स माइनस एक्स, तो कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो वही वाली बात है जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी और सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव कर दी है उसने कि acceleration is directly proportional to displacement from the mean position, ठीक है। acceleration is directly proportional to displacement from the mean position, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि direction of acceleration is always directed toward the mean position। ये दोनों बातों की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है। सेकंड पॉइंट को माइनस साइन शो कर रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको a is proportional to x शो कर रहा है, ठीक है।
तो फिर है के इज़ कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग किस मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड लेंथ के, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है, मटेरियल मतलब कि स्प्रिंग ज़्यादा अगर हार्ड है तो ज़ाहिर बात है ऑसिलेशन कम होगी, अगर स्प्रिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी। एंड नेचर ऑफ द शेप ऑफ द स्प्रिंग क्या है कि स्प्रिंग किस शेप से स्पायरल हुआ है, ठीक है, तो ये भी होता है। तो फिर ये है कि डेफिनेशन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया एंड द सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ एंड द सिस्टम शुड हैव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, सिस्टम शुड बी, लिमिटेशंस हैं बेसिकली, ठीक है। तो मतलब कि जो सिस्टम है, सिस्टम अभी किस चीज़ का है, ये मास और स्प्रिंग मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा एक सिस्टम है। तो सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, मतलब मास के पास इनर्शिया होना चाहिए, इसको हुकला ओबे करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दो कि स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म, ये होते हैं ना स्प्रिंग, अगर आप उनके ऊपर एक ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो जब उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने स्प्रिंग के ऊपर इतनी फोर्स लगानी विद इन द हुक ला कि जब आप फोर्स को रिमूव करो तो वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए, ठीक है। और द सिस्टम शुड हैव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इस सिस्टम के पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, मतलब जब आप बाहर वाली फोर्स खत्म करो तो अंदर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब स्प्रिंग में इतनी लचक होनी चाहिए कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाए, ना कि वो डिफॉर्म ही हो जाए। और फिर यह एक सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, तो अच्छा एक और जो लिमिटेशंस ली है वो ये कि जो सिस्टम है उसको फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, ये सरफेस के ऊपर जब ये स्प्रिंग स्लाइड करेगा ना तो इसको फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी, ठीक है, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो एक दो वाइब्रेशन के बाद ही स्प्रिंग जो के साथ जो मास अटैच है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम को फ्रिक्शनलेस होना चाहिए ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके मास की विद द हेल्प बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है जी। फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, 7.2 नंबर इक्वेशन की डेरिवेशन और इसका फिजिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मैंने आपको अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। तो यहाँ से आप फिर क्या किया है इसने, टाइम को पुट किया है -ω² x इन ऑर्डर टू फाइंड ओमेगा। अच्छा ओमेगा को अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 टू फाइंड ओमेगा इन इक्वेशन 1 इज कंपेयर्ड विद इक्वेशन which we derived for a when we related system harmonic motion। अच्छा a is equal to -ω² x। ओके अच्छा, अब ये जो बात इसने यहाँ पे की हुई है ना, ये वाली बात कि ए को आप -ω² लिख सकते हो, तो ये बेसिकली ना इसने ऐसे किया, एक्चुअली ये जो इक्वेशन ये है ना इसको इसने -ω² ले, देखो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू -x है ना, तो अब अगर हम मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी, या ये जो था k/m को इसने कांस्टेंट लिया है ना, k/m को इसने कांस्टेंट लिया है, तो आप क्या करो, यहाँ पे मैं करती हूँ, ये देखो a इज इक्वल टू k/m -x था, ठीक है, k/m इज कांस्टेंट, k/m इज कांस्टेंट -x। अब ये जो कांस्टेंट इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, तो हम इस कांस्टेंट को कहते हैं कि लेट्स से दिस कांस्टेंट इज ω²। इसकी कोई रीज़न नहीं कि आपने इस कांस्टेंट को ω² क्योंकि बस जस्ट इस कांस्टेंट को उसने ω² लिखा है टाइम्स -x, ठीक है। तो यही वाली इक्वेशन होगी ना, a इज इक्वल टू -ω²x, बेसिकली ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट ω² की इक्वल है विच इज़ इक्वल टू k/m। तो आपने याद रखना है कि ω² जो है, ω² इज इक्वल टू k/m and omega is equal to k/m, remember this thing, ठीक है। सो यहाँ से आ गया -ω²x, वो इसने पुट किया यहाँ पे a इज इक्वल टू -ω²x इज इक्वल टू k/m इंटू x, और यहाँ से ω² की आप वैल्यू फाइंड कर लो,
ठीक है, इसकी समझ आई है ना। इस इक्वेशन की बहुत सिंपल है, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के बाय एम। ये आप सिंपली, हाँ, ये आपके पास ओमेगा के बाय एम के इक्वल आ गया। तो अब टी इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, तो 2 पाई डिवाइड बाई के बाय एम। जब ये के बाय एम ऊपर जाएगा तो वो एम बाई के हो जाएगा। इस तरह से टाइम पीरियड आ जाएगा, और टाइम पीरियड का अगर आप 1/t ले लो तो 1/2 पाई के बाय एम से आपके पास, मतलब इसका सब कुछ ना, आपने इसको सब कुछ इन्वर्स कर देना है, ठीक है। 2 पाई को 1/2 पाई कर देना है, और जो कि अंडर रूट के अंदर है उसको भी उल्टा कर देना है, के बाय एम कर देना है। तो इससे ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इक्वेशन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। So this is all the things related to simple harmonic motion as far as this topic is concerned. Thanks for watching the video.